हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारा ज्योग्राफी आपको पता है ये क्लास 7th का चल रहा है और कल हमारा एयर मतलब वायु टॉपिक था। आज हमारा 5th है जल। इसके बाद से आई थिंक एक या दो ही है। और देखो हम नई एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं और आपको जो हिस्ट्री का नोट्स मैंने दिया है वो भी न्यू एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया है, वहीं से ही आप जाकर देख सकते हो। और दूसरी चीज़ की आप सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद कि आप सभी को क्लासेस इतनी पसंद आ रही है। साथ में हिस्ट्री के आपको डिटेल नोट्स जो सीटेट का है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब ज्योग्राफी के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज्योग्राफी का भी नोट्स बहुत जल्द जो है अच्छे से कंसाइज, खुद से ही सब कुछ बनाना है तो अच्छे से डिटेल में बनाकर दे दूं, ताकि आपका एटलीस्ट हिस्ट्री तो 15 से 16 नंबर और आपको पता है ज्योग्राफी भी आपका 14 से 15 आता ही है। ठीक है, और क्लासेस तो हो ही रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसे भी लेना होगा कमेंट सेक्शन में मैसेज है, आप उस नंबर पे तुरंत मैसेज कीजिएगा। टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी। ओनली 49 में, ज़्यादा है भी नहीं। आपको बाइलिंगुअल मिल रहा है केवल 49 में, वो भी हिस्ट्री का डिटेल में। आप एक बार पीडीएफ देखिएगा, आपको सच में लगेगा कि येस, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप सैम्पल वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए कल वाला जो क्लास था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है और उसी बीच में हमने देखा कि आप लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो जल है और ये आप ऊपर देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ज्वार भाटा हो गया, महासागर हो गया, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। अब ये अगर मैं आपको बोलूँ कि जल क्या है, किस तरीके से जल चक्र बनता है, सभी को पता है वाटर साइकिल, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप फोटोज देखिए, उसके पहले एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो जैसे मैं आपको बोलूँगी जल तो कहाँ से मिलेगा, तो आप सोचोगे नदी, जलप्रपात, वर्षा के रिमझिम, नल के जल के बारे में आप सोचने लगोगे। बारिश होती है तो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। और सूर्य का जो ताप है, फिलहाल के लिए सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा ही हाल बेहाल हो चुका है, आप जानते ही हैं। तो सूर्य के ताप के कारण जो है जल जो है वो वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जो है वो जलवाष्प संघनित मतलब कंडेंस होके वो बादल का रूप ले लेता है। फिर यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ये जल चक्र वाटर साइकिल तो सभी को पता होगा कि किस तरीके से बारिश होती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, अपने नेचर को चेंज करता रहता है और महासागर व मंडल धरती के बीच में चक्कर लगाता है, इसी को हम कहते हैं जल चक्र। देखो यहाँ पर आप फोटो देखो, ये है पानी। अभी सूर्य के टेम्परेचर से जो है वाष्पित होकर यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाकर संघनन होता है और यहाँ पे बहुत सारे जो है ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे ही क्लाउड में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा और हैवी होने के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाता है धरती पे। ये वाटर साइकिल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फोटोज भी देख सकते हो। तो थलसाला, सबसे पहले थलसाला मैं आपको बता दूं, थलसाला होता है या छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। यहाँ पर हम लोग छोटे घर के पौधों को रखते हैं। ठीक है, ये आप फोटोज भी देख सकते हो, थलसाला इस तरीके से। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, वो भी किसके जैसी है, थलसाला के ही समान है। ठीक है, जो कि जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं ना, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजोन नदी में बहता हो। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो वाटर, पानी की कितनी किल्लत हो चुकी है बैंगलोर, पुणे में। और कार्बन एमिशन की वजह से भी आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो चुका है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बहुत ही हाई टेम्परेचर, और जिसका इफेक्ट भी हम सब पे ही, आम लोगों पे ही होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, इसको हमें अब बचाना है। ये थल जो है साला के ही समान है। जो पानी हरियाणा में है, हो सकता है कि वो अमेजोन नदी में पहले सैकड़ों वर्ष पहले बहता हो। ठीक है, और अलवड़ का मतलब आपको पता ही है ना, जो कि सॉल्टी, जैसे कि अलवड़ जल के जो मुख्य स्रोत हैं वो नदी हैं, ताल हैं, हिम नद हैं। महासागर और समुद्रों का जल जो है वो लवड़ी होता है। ठीक है, देखो अलवड़ का सॉल्टी नहीं, मतलब लवड़ का मतलब होता है सॉल्टी। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट जो मैं आपको नोट्स देती हूँ वो बाइलिंगुअल ही होता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लवड़ जिसमें मतलब जो नमकीन ना हो पानी, लवड़ी जो सॉल्टी होता है। तो ये महासागर, समुद्र का जल आपने देखा होगा, अगर आप लोग बीचेस वगैरह में गए होंगे तो कई बार वो पानी जब मुंह में जाता है तो बहुत ही सॉल्टी जैसा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश जो नमक है ना वो सोडियम क्लोराइड या फिर खाने में उपयोग किए जाने वाला ही नमक होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है।
तो जल चक्र आपसे जब भी पूछेगा तो यहां से एक जल चक्र वाला ही क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ नहीं। बाकी ये देखिए, सबसे पहले ये वाला आपको याद रखना है। अच्छा, एनसीईआरटी में जो ऐसे ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं ना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये देखिए, लवणता, अभी हम देख रहे थे ना, सॉल्टी, सलाइन वाटर। तो लवणता जो है, ये क्वेश्चन पूछा है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। और महासागर की जो औसत लवणता है, सलाइन जो है, वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो ये वाला डायरेक्ट पूछा हुआ है। सबसे पहले 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और इसकी औसत लवणता की अगर बात करें तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जल का वितरण देख लेते हैं। जल तो वैसे हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास में पढ़े थे, बट दोबारा से देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। और हमारे यूज करने वाला जो वाटर है, आपको पता ही है ना कि बहुत सारे तो नमकीन पानी ही है, और हमारे लिए तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना आखिर में क्यों करना पड़ता है? अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उसमें से सारा वाटर थोड़ी ना हम यूज कर सकते हैं। इसी की वजह से बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि पानी की समस्या होती है। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए ही है? तो यहाँ पर चलो देखते हैं, एक बार इस टेबल में देखिए। महासागर का है 97.3, बर्फ छत्रक है 0.2, भूमिगत जल आप सोचिए ये इतना है, झीलों का ऑल ओवर जल ये भी 0.009 में है, समुद्र नमकीन झीलें ये तो हम पी ही नहीं सकते हैं, ये हो गया। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो नॉर्मल वाटर जो कि हमारे काम का, वो कितना परसेंटेज इसका कम है। अभी मैंने आपको ऊपर जब बताया कि ये वाला लाइन पूछा हुआ था कि कितनी होती है एवरेज, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। अब इजराइल, आपने फोटोज वगैरह में देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं, जिसको तैरना भी नहीं आया ना, वो भी यहाँ के मृत सागर में आराम से फ्लोट कर सकता है। और आपने देखा होगा जहां पे जितनी नमक की मात्रा ज्यादा होगी वो उसको सघन बनाता है, इसलिए उसमें लोग डूबते नहीं हैं। इजराइल का जो मृत सागर है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इतना ये सलाइन होता है वाटर, बहुत ज्यादा नमक होता है। ये 340 याद रखना, कितना होता है? 340 ग्राम प्रति लीटर। जो तैराक हैं इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है। इतना ज्यादा नमक होता है ना, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको सघन बना देता है कि लोग इसमें डूब नहीं सकते हैं, ऊपर ऐसे फ्लोट करेंगे। ठीक है ना, नमक की वजह से। तो कितना है? 340 ग्राम प्रति लीटर। जो आपके काम का है वो मैं आपको जानबूझ के ऐसे बार बार बताती हूँ, क्योंकि आपको वही लिखना है, बेकार की चीजें मत लिखना। और नोट्स अपना इतना कंसाइज रखो कि जैसे कि मान लो ये सब पूछेगा ही नहीं, तो आपको ये क्यों लिखना है? जो पूछेगा उतना ही लिखो। और वही सेम चीज मैंने आपको हिस्ट्री के नोट्स में दिया है। अब ये तो आपने पढ़ लिया, यहां से ये नहीं पूछेगा, ये एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से आर्टिकल जो है निकले हैं न्यूज़पेपर में, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट। इसलिए हमको पानी को ना सेफ बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। बहुत सारी नदियां सूख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने बचा सकते हैं पानी को। ठीक है, जल संरक्षण वो अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वाटर, जल वाला टॉपिक ही है, तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं जरूर बताना। ये लाइन याद रखिए। देखिए, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हैं सिर्फ उतना पढ़ना है। कुछ लोग ओवर स्मार्ट के चक्कर में, एक दो लोग हैं जो मैसेज कर देते हैं कि ये वाला टॉपिक क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों नहीं है। आपको एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना है? अगर आपके एनसीईआरटी में 6 to 8 ही पूछेगा तो आपको 9 वाला क्यों पढ़ना है? आप उतना ही पढ़िए ना जितने में आप पास कर सकें। पीएचडी नहीं करनी है आपको, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस, और जल संरक्षण की विधियों को भी अभी हम देखेंगे। अब देख लेते हैं महासागर। ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि महासागर है। एक बार ये फोटो देखिए, प्रशांत महासागर कितना सुंदर दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। आपने देखा होगा, वहां पे रेत होता है एकदम ठंडा ठंडा, पानी आता है जाता है, लहरें आती हैं जाती हैं। तो अगर आप नंगे पैर वहां पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। पुलिन पर नम बालू होता है, ठंडी सी पवन चलती है, समुद्री पक्षी, वायु में जो है, क्योंकि सॉल्टी ही होता है वाटर, आपको एक लवणी गंध दिखने को मिलेगा, लहरों का संगीत, आएंगी जाएंगी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत, जो ताल है, झील है, वो शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहेगा। पानी आएगा जाएगा, वो रुकते नहीं है।
महासागर जो है, सागर है, ये हमेशा गतिमान रहेगा, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को अब हमें यही पढ़ना है कि महासागर की गतियों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हो। तो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, ज्वार भाटा होती हैं और धाराएं। तो ये आपसे पूछेगा कि महासागर की गति को किस प्रकार कितने भागों में हम बांट सकते हैं, वेव्स, ज्वार भाटा, धाराएं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो ये देख लेते हैं कि जब समुद्री सतह पर, ये मान लो समुद्री सतह है, ठीक है ना, इस पे पवन बहती है, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये देखिए, ये तरंग आप देख, एक सेकेंड अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ, जब भी जो समुद्री सतह है, अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी इस पे पवन बहेगी ना, तो इस पे ऐसे वेव्स, तरंगे उत्पन्न होंगी। जितनी ही तेज पवन बहेगी ना, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, और जितनी कम स्लो होगी, तरंगे भी छोटी हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम तरंग के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें ही तरंगे कहते हैं। गेंद की क्या, जैसे कि आपने फ्लोटर्स भी देखा होगा कि जैसे ये पानी में किसी का चप्पल जो हल्का होता है, भारी तो वैसे भी डूब जाएगा, वो ऐसे पानी में जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे मेरा चप्पल लेने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं, बट वो वापस आ जाता है। ठीक है ना, तट पे वो वापस लौट आता है, तो इसलिए आपको भागने की भी जरूरत नहीं है, हैवी चीजों के लिए नहीं। तो इस तरीके से जो ये महासागरीय सतह में जल जो है उठेगा ऐसे, फिर नीचे गिरेगा, उठेगा नीचे गिरेगा, इसी को कहेंगे तरंग। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद से देखो, ये तरंगे हो गई। सुनामी एक बार देख लेते हैं। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय है ना वो नष्ट हो जाते हैं। अब आपने देखा कि तूफान में जितनी तेज वायु चलेगी तरंगे उतनी तेज होंगी, स्लो होंगी तो स्लो होंगी। अब यहां पर देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर क्या होगा ना, बहुत तेज तेज मान लीजिए हवा चल रही है तो बहुत विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इन जब बहुत विशाल तरंगे आएंगी ना तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि आप भूकंप देखिए, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाती है, मतलब जब जल के नीचे लैंडस्लाइड भूस्खलन होगा उसके वजह से भी। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं, मतलब इतनी विशाल हो जाएंगी ना वो तरंगे, जिसे हम कहेंगे सुनामी। तभी सुनामी आती है, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत विशाल तरंगे आ रही हैं, और जब वो 15 मीटर मतलब 15 मीटर की ऊंचाई वाला आपको जब विशाल ज्वारी तरंगे दिखाई देंगी, उठेंगी, उसे हम कहेंगे सुनामी। अब यहाँ पर देखा जाए कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी, अब ये तो 15 मीटर था, सोचो अब ये 150 मीटर मापा गया था। इससे कितना डिस्ट्रॉय हुआ होगा आप सोचिए। 15 मीटर पे ही ये सुनामी हो जा रहा है इतनी, और यहाँ पे आ गया है 150 मीटर, इतना आया है, इतना नापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत का तटीय क्षेत्र में बहुत अधिक विनाश हुआ था, और ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ था, 2004 में, और कहाँ पे, तो सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, तो ये जो महासागर की जो तरंगे होती है ना, जब स्लो स्लो होता है, आएंगी जाएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा, बट जब इसमें बहुत तेज तरंगे आने लगेंगी 15 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, तो ये नुकसान करती हैं। और आप देख सकते हो कि 2004 में क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, सुनामी क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। पृथ्वी का तांडव आप देख ही सकते हो, ये 26 दिसंबर 2004 की घटना है। हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा, सुनामी तरंगे पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत ज्यादा विनाश हुआ था, और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। देखो, कुछ चीजें ना आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, जैसे कि अब ये आपको इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना है, रटना नहीं है। ठीक है, अब भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, जो भारतीय प्लेट है, और समुद्र तल में अचानक से जो है ना बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगा, और इसी कारण जो है भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया, और इसके वजह से जो है बहुत तेज तेज जो है ना महासागरीय जल की ओर वो बहने लगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। ठीक है, तो ये आपको देख लेना चाहिए। और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो डूब भी गया। ठीक है, अभी हमने देखा पूरी तरीके से डूब गया था।
ठीक है। अंडमान निकोबार श्रीलंका की ओर बढ़ी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बट यहाँ से और कुछ नहीं आएगा। और इसमें लेकिन हाँ बहुत नुकसान हुआ था, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे घर डूब गए थे, घर प्रभावित हो गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन पे पड़ा था। और यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान, देखो ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है ना कि जब अर्थक्वेक या कोई भी ऐसी चीज़ें नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है ना, तो उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं ना वो उसको पहले ही भाप लेते हैं। तो ऐसा ये घटना हुआ था और ये पूछता भी है। आप पहले देखो, ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा ये विनाश हुआ है, ये देखिए। तो पहले से हम भूकंप का एज्यूम नहीं कर सकते हो, फिर भी बड़ी सुनामी के जो संकेत है ना वो 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी जो क्रिया है वो बहुत कम होती हैं। अभी हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर देखिए ये जो तमिलनाडु का है कि दिसंबर ही 2004 में ये घटना हुई और बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। फिर लोगों को पता भी नहीं था, उस समय लोग जागरूक भी नहीं थे, तो बहुत सारी जो है संपत्ति, जीवन, इन सब की क्षति हुई थी जल में। फिर उसके बाद से आपको पता है कि पहला ही संकेत था कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। और फिर मतलब इसका एक तरीका बाद में पता चला, पहले तो किसी को पता नहीं था, बट सुनामी आने का एक प्रथम संकेत यह होता है कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ना जल में अचानक से बहुत ही कमी आने लगेगी, और फिर अचानक से बहुत ही विनाशकारी तरंगे उठने लगेंगी, बहुत तेज तेज। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है। और फिर जैसे ही अचानक से आई, बड़ी संख्या में जितने लोग भी खड़े थे ना, दर्शक देखने के लिए आए थे कि भाई ये क्या हो गया, पानी क्यों, कहाँ चला गया, उन सबकी मृत्यु हो गई। ये देखिए, इसलिए ऐसे जगहों पर ज़्यादा एकदम एक्साइटेड भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। वो लोग देखने आए, फिर अचानक से इतनी हाई हाई तरंगे आई ना कि उन सभी को लेके चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये विनाश हुआ। अब ज्वार भाटा देख लेते हैं, क्योंकि ये दिन में 2 बार नियम से आता है। अब ये क्या होता है देख लो। देखो सबसे पहले ये पूछता है ज्वार भाटा, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना, यही होता है ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को ऐसे डुबो देगा ना, उसे कहते हैं ज्वार। आपने देखा होगा अचानक से वेव्स की तरफ पानी ऊपर जाएगा, फिर एक ही बार पूरे ही तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा, उसे कहेंगे ज्वार। याद रखना, जैसे कि दिन में 2 बार गोली खाते हैं ना, तो दिन में 2 बार ये भी नियम से ऊपर उठेगा और गिरेगा। जैसे उठ के पूरे को डुबो देगा वो हो जाएगा हमारा ज्वार। अब जब जल है अपने एकदम निम्नतर स्तर तक आ जाएगा, एकदम कम, एकदम उसका लेवल कम हो जाएगा, और तट से, मान लो ये तट है और ये पीछे चला जाएगा पानी, तो उसे कहते हैं भाटा। बस इतना याद रखो, ऊपर उठेगा और पूरे सबको डुबो देगा, सारे जो तट हैं उसे बोलेंगे ज्वार, और जब वो पीछे चला जाएगा उसे बोलेंगे भाटा, ठीक है। ये हो गया ज्वार भाटा। अब यहां पर ये आपको याद रखना है, ये है इंटरेस्टिंग, यहां से तो एकदम सीरियस हो जाओ। ये लघु ज्वार है, नीचे देखो ये वृहद ज्वार है, ये क्या है देखो। यही पूरा खेल है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। देखो ये आपको ये दिख रहा होगा, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इतना आप कलर से भी समझ जाओगे। अब ये हमारा सूर्य है और ये है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के जो शक्तिशाली जो ग्रेविटेशनल बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो आप जो देख रहे हो ना कि ज्वार लहर आ रही है, गिर रही है, फिर पीछे चली जा रही है, ये क्यों होता है? ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी है ना, उसकी सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के निकट होता है, मान लो पृथ्वी का पानी है वो इसके निकट है, चंद्रमा के निकट होगा, तो उस समय जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से ना जल क्या होगा, अभिकर्षित होगा, जिसके कारण बहुत ही उच्च ज्वार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। ये लाइन भी पूछता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में कब होगा, एक ही लाइन में होगा, तो वो होगा पूर्णिमा अमावस्या के दिन। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ये ज्वार भाटे क्यों आते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब पृथ्वी का जल जो है वो चंद्रमा के निकट होगा, तो उसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है एकदम अभिकर्षित होगा, जिसके कारण आपको उच्च ज्वार देखने को मिलते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होंगे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। और इस समय सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार उठते हैं क्योंकि तीनों ही एक ही सीध में है। ये चीज हो गई। अब हमने लघु ज्वार भाटा, वृहद ज्वार, यहां पर देखिए इस समय सबसे ज्यादा आपको ऊंचे ज्वार उठते हैं क्योंकि तीनों एक ही सीध में है, जिसे हम कहते हैं, इस ज्वार को हम कहते हैं वृहद ज्वार।
ध्यान दीजिएगा। ये जो हम अभी कहानी देख रहे हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, सूर्य और जो चंद्रमा है इसके बीच में बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटे आते हैं। जब इसका जल चंद्रमा के निकट आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होगा, जिसके कारण आपको एकदम उच्च ज्वार देखने को मिलेगा। जब ये तीनों एक ही सीध में होंगे पूर्णिमा अमावस्या के दिन, उस समय जो है ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिसे हम कहेंगे वृहत ज्वार। ठीक है, अब ये देखो, लेकिन जब चांद जो है अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश अंतिम चतुर्थांश में होता है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, क्योंकि मैं भी गर्मी में ही इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, तभी आपको वॉइस एकदम क्लियर आती है, फैन कूलर सब कुछ ऑफ करके। तो आप तो फैन भी चला सकते हो, मैं वो भी नहीं, क्योंकि वीडियोस में वॉइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेरी आवाज़ ही नहीं समझ में आएगी तो कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं भी इसी गर्मी में जो है आप सभी के लिए वीडियोस डेली बना रही हूँ, तो बस इस एक मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है ऊंचे वृहत ज्वार होता है। बट जब चंद्रमा जो है, चांद जो है वो अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा, तो चांद एवं जो सूर्य है, मान लो ये चांद है और ये जो सूर्य है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, क्योंकि वो पहले और चतुर्थ में है। तो फिर चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वो विपरीत दिशाओं से होगा, विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, और इसी वजह से निम्न ज्वार भाटा आता है, और इसे हम कहते हैं लघु ज्वार। ये आप जो फोटो देख सकते हैं, फोटो यहाँ पर देखिए, लघु ज्वार भाटा। तो इसमें काफी निम्न आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और वृहत वाले में तो उच्च ज्वार भाटा ही देखने को मिलता है, और लघु ज्वार में ये विपरीत दिशाओं में ही जो है चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, बस इसी वजह से निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। ठीक है, अब ये उच्च ज्वार अभी आपने देखा, ये नौ संचालन में काफी सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी हेल्प करता है, और उच्च ज्वार में मछली पकड़ना भी आसान हो जाता है। और उच्च ज्वार के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी मछलियां ना अपने आप तट के निकट आ जाती हैं, क्योंकि लहर इतनी तेज तेज से फेंक देती है ना तट के पास, तो फिर मछुआरों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, पकड़ के चले जाते हैं, बेच देते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको उच्च ज्वार भाटा के सारे क्वालिटी याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। बेसिकली यहाँ पे एक भी लाइन आपको मिस नहीं करना है, डिटेल में सारी चीजें लिखनी है, क्योंकि सब कुछ पूछेगा, कुछ भी आ सकता है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो महासागरीय धाराएं, ये भी हमें देखना है, और इसमें थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाला जो चैप्टर है ना उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। पहले देख लेते हैं ये क्या है, महासागरीय धाराएं। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं, ये मैंने कितनी बार बताया है, भूमध्य रेखा के ही निकट होगा। ये है भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जेम, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो जो भी आपको गर्म महासागरीय धाराएं देखने को मिलेगी ना, वो यहीं पे देखने को मिलेगी, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के निकट। और ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होंगी। ध्रुवों की ओर तो वैसे भी ठंडा ही होता है। जितनी महासागरीय धाराएं आपकी किताब में होगी, केवल आपको उतना ही याद करना है, बहुत सारी होती हैं बट एक्स्ट्रा नहीं। तो भूमध्य रेखा के निकट होंगी जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं, और ये ध्रुवों की ओर बहेंगी। ठंडी धाराएं जो हैं, मैंने अभी आपको बोला ना पोल्स पे ठंडा होता है, तो ठंडी धाराएं ध्रुवों या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं। ये लाइन याद रखिएगा। लैब्राडोर जो है महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं। देखो, शीत और गर्म, इन दोनों महासागरीय जलधाराओं के नाम जो किताब में है वही याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि लैब्राडोर कैसी है, तो याद रखिएगा ये शीत जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, तो ये गर्म है। ठीक है, नाम से ही आप याद रख सकते हो, गल्फ गर्म, लैब्राडोर शीत है। और महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं, मान लो कहीं पे गर्म भी पानी मिल रहा है और ठंडा भी मिल रहा है, तो वो ना सबसे बेस्ट होता है मत्स्य क्षेत्र के लिए। एकदम से ल्यूकवार्म वाटर हो जाता है वो, मतलब ठंडा गर्म आपने मिक्स कर दिया, ना तो ठंडा है ना ही गर्म है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मत्स्य क्षेत्र के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा, तो जहां पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं मत्स्य क्षेत्र के लिए। तो दो चीजें याद रखना है कि आपको ये ठंडी धाराएं किस ओर बहती हैं, और लैब्राडोर आपकी ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है। मत्स्य क्षेत्र के लिए गर्म और शीत जहां पर मिलेंगे वो सबसे बेस्ट है। उत्तर अमेरिका पूर्वी तट में इसके एग्जाम्पल हैं, बाकी आगे देखेंगे ही। और ये आप
यहाँ पर मैं आपको गल्फ स्ट्रीम दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये गर्म है और ये आपका भूमध्य रेखा के ही पास में है। और ये देखिए लेब्राडोर आपका ध्रुवों के पास में है, तो ये ठंडी है। और यहाँ पर मैं आपको और भी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना हमारे नोट्स में होगा, मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में, सिर्फ उतना ही। तो यहाँ पर आपने 2 महासागरीय धाराएं आज आपने सीख ली, और ये दोनों की दोनों ना इतनी इंपॉर्टेंट है। आप आगे किसी भी एग्जाम में भी जाएंगे ना, महासागरीय धाराएं पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहें हमारे नोट्स का तो वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हालत बहुत ही खराब चल रही है गर्मी की वजह से। तो ये आपने देखा कि गर्म और ठंडी जहाँ पर होगी वो मत्स्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। साथ में गर्म और ठंडी जलधाराएं जब मिलती हैं तो वहाँ पे कुहरे वाला मौसम बन जाता है, फॉगी फॉगी सा, और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक नुकसान है कि भाई नौ संचालन में दिक्कत होती है। चलो क्वेश्चन आंसर करिएगा, बताइएगा जरूर। वैसे बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, और ये सब ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब एक बार ये मैं थोड़ा सा आपका कराना चाहूँगी। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलेगा, महासागर वायुमंडल स्थल के बीच में चक्कर लगाता है, उसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं, अभी मैंने आपको बताया, भूमध्य रेखा के पास ही उत्पन्न होता है। दिन में 2 बार नियम से कौन आएगा, उठेगा गिरेगा, ज्वार भाटा, अभी देखा हमने। तो चलिए बाकी की चीज़ें आप भी बता सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा, और वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट बनाइए। 300 लाइक आए थे कल, 4000 लोग देखे थे, तो कम से कम आज तो कर दो भाई 500 लाइक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप यहाँ पर जो है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहां पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश, और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।